दोस्तों ये सच्ची घटना है आगरा के एक गांव की, जहां मात्र 2 साल का बच्चा ये दावा करता है कि आगरा में उसकी एक दुकान है। किनकी दुकान है वो? मेरी। उसकी एक बीवी भी है जिसका नाम उमा है और उसके 2 बच्चे भी हैं। वो ये दावा करता है कि प्रीवियस लाइफ में उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और वो अपने कातिलों को भी बहुत अच्छे से जानता है। जिसकी दी गई जानकारी के आधार पर पुलिस उसके प्रीवियस लाइफ मर्डर केस को सॉल्व करती है और ये भारत का पहला केस बन जाता है जिसमें एक लड़का पुनर्जन्म लेकर अपने कातिलों को सज़ा दिलवाता है। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है तोरण सिंह उर्फ टीटू की, जो ये दावा करता है कि प्रीवियस लाइफ में उसका नाम सुरेश वर्मा था और उसका पुनर्जन्म हुआ है। ये मेरा बटुआ सुरेश का। ये मेरे घर एक ऐसा बालक आया है, कभी कहता है मेरे गोली मारी, कभी कहता है मेरे माता पिता तुम नहीं हो, कभी कहता है मुझे हॉस्पिटल ले जाने के बाद में शमशान भूमि ले गए, शमशान भूमि में आग लगा दी, आग लगाने के बाद में लोगों ने पानी डाल दिया और पानी डाल के मुझे यमुना में फेंक दिया। नमस्कार दोस्तों, ये बात है 1983 की। आगरा शहर से 8 मील दूर बाद नाम के विलेज में महावीर प्रसाद और शांति देवी के यहाँ पर एक बच्चे का जन्म होता है। इस बच्चे का नाम तोरण सिंह उर्फ टीटू रखा जाता है। टीटू की माता शांति देवी बताती है कि जब टीटू मात्र 18 महीने का था तब से ही वो बोलने लगता है। वो बार बार एक ही बात बोलता है कि मेरे दादाजी को बता दीजिए कि मेरे बच्चे और मेरी बीवी का ध्यान रखे, मैं यहाँ समय से खाना खाता हूँ और मुझे उनकी चिंता होती है। जब टीटू की माँ उससे ये पूछती है कि वो किसकी बात कर रहा है तो टीटू उसे बताता है कि वो आगरा में रहता है और उसे पता नहीं वो बात विलेज में कैसे आ गया। इसके साथ ही टीटू बताता है कि उसका असली नाम सुरेश वर्मा है और आगरा में उसकी एक सुरेश रेडियो करके दुकान है जिसका वो मालिक है। वो बताता है कि उसकी बीवी का नाम उमा है और उसके 2 बच्चे भी हैं। इसके साथ ही टीटू अपनी प्रीवियस लाइफ के बारे में बहुत कुछ चौंकाने वाले खुलासे करता है। वो बताता है कि उसे अच्छी तरह से याद है कि उसकी मौत कैसे हुई थी। टीटू बताता है कि एक रात वो अपनी फिएट कार से अपने घर की तरफ लौट रहा था। घर के बाहर पहुंचने के बाद वो अपने कार के हॉर्न से उमा को बुलाता है। तभी वहाँ पर 2 लोग आते हैं और उस पर गोली चला देते हैं। गोली टीटू के सर में जाके लगती है जिससे टीटू की मौत हो जाती है। दोस्तों, टीटू की ऐसी बातें सुनकर टीटू के घर वाले परेशान हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि आखिर टीटू ऐसी बातें क्यों कर रहा है, इन बातों के पीछे का राज क्या है। लेकिन टीटू क्योंकि बहुत ही छोटी उम्र का होता है तो एक बार के लिए उसके घर वाले उसकी बातों को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है टीटू का बिहेवियर और भी ज़्यादा अजीब होने लगता है। वो अपने परिवार को बार बार बोलता है कि उसे आगरा जाना है और उसका असली परिवार आगरा में ही रहता है। 2.5 साल की उम्र में ये बालक ये बताता था कि मेरी माँ का नाम राजकुमारी है, मेरी बहू का नाम उमा है, मेरे पापाजी का नाम चंदा भारती है। तो हम लोग इस पे शक करते थे। हम पूछते थे कि हम कौन हैं, तो ये बताता था कि हम तुम्हारे घर के नहीं हैं। अब दोस्तों, क्योंकि टीटू का जन्म एक गरीब परिवार में होता है तो उसके पास इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ होती नहीं है। उसके माता पिता पुराने कपड़े पहनते हैं। इन सब को देखकर टीटू बहुत ही ज़्यादा एम्बेरस फील करता है। टीटू अपनी माता से बोलता है कि आप ये क्या फटी पुरानी साड़ी पहनती हो, मेरी बीवी उमा नए नए कपड़े पहनती है। मैं गंदी मैं धोती पैर के बाद साड़ी आ जाते कहीं तुमको तो मम्मी मेरी उमा तो 2,000 की साड़ी पहनती है, तुम गंदी धोती के बाहर मत जाओ करो, हम भगवान ज्यादा हैं, तुम मम्मी गरीब हो, हमें ना अच्छा लगा। वो टीटू अपने पिताजी को बताता है कि आपका घर बहुत ही ज़्यादा गंदा है, मेरे पास आगरा में एक बहुत ही बड़ा बंगला है। जब भी टीटू कहीं ट्रैवल करता है तो उसके पिताजी उसको बस और पैदल ही ट्रैवल करवाते हैं। इसको लेकर भी टीटू अपने पिताजी से बार बार शिकायत करता है और बोलता है कि आगरा में वो हमेशा एक कार से घूमता था और उसके पास फिएट कार है। ऐसे ही दोस्तों, टीटू बार बार अपने परिवार में आगरा की बातें बोलता है और वो आगरा जाने की ज़िद करता है। एक दिन जब उसके पिता उसको बिना बताए आगरा चले जाते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा और फ्रस्ट्रेट हो जाता है। वो अपने बड़े भाई अशोक को बोलता है कि वो उसे आगरा लेकर चले जाए। उसके साथ ही वो अशोक को बताता है कि आगरा में वो बहुत ही बड़ा स्मगलर और गुंडा है और आगरा में उसकी बहुत ज़्यादा चलती हैं। दोस्तों, टीटू के पिताजी बताते हैं कि वैसे तो टीटू का बिहेवियर एक बच्चे जैसा ही है, लेकिन कभी कभी वो आदमी जैसा बिहेव करने लगता है। वो आदमी जैसा गुस्सा करने लगता है और उसको किसी बात पर गुस्सा आने पर वो सूटकेस पैक करने लगता है, उसके अंदर कपड़े डालने लगता है और घर छोड़ के जाने की धमकी देने लगता है। साधारण तो है और बहुत ही साधारण है, बच्चों में खेलता है, कूदता है,
लेकिन कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसे काम भी कर डालता है जो कि बड़े बड़े हम लोग इस उम्र पे भी नहीं कर सकते। दोस्तों अब 1987 आ जाता है। टीटू अब 5 साल का हो जाता है, लेकिन जब से टीटू बोलने लगता है तब से लेकर अब तक टीटू बार बार अपने परिवार से आगरा जाने की ज़िद करता है। वो अपने परिवार को बोलता है कि मुझे आगरा भेज दीजिए, मेरा असली परिवार आगरा में ही रहता है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे टीटू के परिवार वाले ये डिसाइड करते हैं कि वो टीटू की बातों की सच्चाई का पता लगा कर रहेंगे। टीटू के पिताजी टीटू के बड़े भाई अशोक को आगरा भेजते हैं और सच्चाई का पता लगाने के लिए कहते हैं। अशोक सबसे पहले आगरा के सदर बाज़ार में जाता है। वो सदर बाज़ार में सुरेश रेडियोस नाम की दुकान को ढूंढता है। कुछ देर ढूंढने के बाद वो शॉक रह जाता है जब उसको अपने नज़रों के सामने सुरेश रेडियोस की दुकान दिखती है। उसे तुरंत अपने भाई टीटू की बातें याद आती है, जिसमें वो अक्सर बोलता था कि मेरी आगरा में सुरेश रेडियोस करके एक दुकान है। अशोक आगे की बातों का पता लगाने के लिए उस दुकान के अंदर जाता है। वो वहाँ पर एक महिला को देखता है। जब वो उनसे बातचीत करता है तो अशोक को पता चलता है कि उस महिला का नाम उमा है और उसके 2 बच्चे भी हैं। मेरे घर वालों ने ये फैसला किया कि मैं आगरा जाकर पता करूं कि जो मेरा छोटा भाई टीटू बोलता है वो सच है कि नहीं। सुरेश रेडियो की दुकान मुझे वहाँ मिल गई और वो वाकई एक विधवा उमा की थी जिसके पति का कुछ साल पहले खून हो गया था और उसके 2 लड़के भी थे जैसे टीटू बताता था। आगे उमा उसे बताती है कि उसके पति का नाम सुरेश वर्मा है और आज से 5 साल पहले उसके पति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी जब वो फिएट कार से अपने घर की तरफ लौट रहे थे। तो वहाँ कोठी के पास ही पहुँचे थे। 2-3 हॉर्न दिए थे, उसमें हम निकल के आए और भी आदमी थे, बल्कि वो निकल के आए। जब तक मतलब काफ़ी जोर से आवाज़ आई थी और उस आवाज़ में सबने कहा कि सुरेश की गाड़ी की स्टेपनी ख़राब हो गई है, मगर जब गोलियों की आवाज़ थी बाहर निकल के देखा तो मैंने कहा अंदर आई है, तो आई नहीं। मैंने वो सोचा कि इस कंडीशन में कभी आते भी नहीं है। मैं गाड़ी के पास गई और मैंने ऐसा लगा तो हाथ पकड़ के, तो मेरी सीधी चीख निकल गई किसी ने गोली मारी है। ये सारी जानकारी सुनकर अशोक दंग रह जाता है, क्योंकि ये सारी जानकारी टीटू जैसा बताता था उसके साथ हूबहू मेल खाती थी। इसके बाद सुरेश वर्मा के बारे में जानकारी जुटाने के लिए अशोक आगरा की लोकल मार्केट में जाता है। वहाँ पर उसे पता चलता है कि सुरेश वर्मा ब्लैक मार्केट स्मगलर भी था। उसे तुरंत अपने भाई टीटू की बात याद आती है, जिसमें वो अक्सर ये बताया करता था कि वो आगरा में एक स्मगलर और बहुत ही बड़ा गुंडा है। ये सारी बातें जान लेने के बाद अशोक उमा के पास जाता है और उमा को टीटू और टीटू द्वारा कही गई बातों के बारे में बताता है। उमा ये सारी बातें जानकर दंग रह जाती है। वो उमा को कन्विंस करता है कि उसे उसके गांव चलना चाहिए और टीटू से मिलना चाहिए। उसके एक दिन बाद अशोक, उमा और सुरेश वर्मा के पेरेंट्स चंद्रबाबू भारतीय और बर्फी देवी अपनी मारुति कार को लेकर बाढ़ विलेज की तरफ निकल जाते हैं। जब सुरेश वर्मा की फैमिली टीटू के घर पर पहुंचती है तो टीटू तुरंत उमा और सुरेश वर्मा के पेरेंट्स को पहचान लेता है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि देखो मेरे पिताजी आ गए हैं, देखो मेरे पिताजी आ गए हैं। और टीटू बोलो कि पापा जी मेरे तो घर वाले आए, तुम अभी नहा रहे हो नल पे। उमा आई, पापा जी आए, माता जी आई। वो सुरेश वर्मा के पेरेंट्स से जाकर लिपट जाता है जैसे मानो ये टीटू के ही पेरेंट्स हो। कुछ देर बाद वो उमा को इशारे से अपनी तरफ बुलाता है और अपने पास बैठने के लिए बोलता है। वो एक अडल्ट मेल की तरह उमा की तरफ देखकर मुस्कुराता है। वो उमा से अपने बच्चों का हालचाल पूछता है और उमा के साथ कई ऐसी बातें करता है जिसके बारे में सिर्फ उमा और सुरेश वर्मा को ही पता था। इसके बाद टीटू घर के बाहर खड़ी मारुति कार की तरफ जाता है। वो उमा से पूछता है कि उसकी फिएट कार कहाँ पे है, तो उमा उसे बताती है कि सुरेश की मौत के बाद उसने फिएट कार को बेच दिया। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे टीटू के परिवार और सुरेश वर्मा के परिवार को ये लगने लग जाता है कि टीटू जो बोल रहा है वो सच है और वो सुरेश वर्मा का ही पुनर्जन्म है, लेकिन वो फिर भी उसको टेस्ट करना चाहते हैं, इसलिए वो टीटू को आगरा लेके जाते हैं। टीटू को बिना बताए हुए उसके परिवार वाले उसको सुरेश रेडियोस की दुकान के सामने से लेके जाते हैं। जैसे ही टीटू वहाँ पहुँचता है वो तुरंत अपनी दुकान और उस सड़क को पहचान लेता है। टीटू बोलता है कि अरे मेरी दुकान तो पीछे रह गई है। उसके बाद जब टीटू उस दुकान के अंदर जाता है तो वो बिल्कुल उसी स्टाइल में बैठता है जिस स्टाइल में एक ज़माने में सुरेश वर्मा बैठा करता था। वो तुरंत उस ड्रॉर को भी पहचान लेता है जिस ड्रॉर में कैश रखा जाता था। वो एक शोकेस की तरफ इशारा करके उमा से पूछता है कि अरे ये पहले तो यहाँ पर नहीं था। दोस्तों ये शोकेस सुरेश वर्मा की मौत के बाद बनाया गया था। पूरा दूसरा है, मैं तो पहले रहते इन सब ऐसे लगते और अल्लाह दवा दिलाना ऊपर से नीचे से
ये सारी बातें इस तरफ संकेत कर रही थी कि टीटू ने जो भी कहा था वो सब कुछ सच था, लेकिन अभी उसे कुछ टेस्ट पास करने बाकी थे। अब टीटू को दूसरे टेस्ट के लिए कुछ बच्चों के बीच में भेजा जाता है। उन बच्चों के साथ सुरेश वर्मा के 2 बच्चे भी खेल रहे थे। टीटू तुरंत उन 2 बच्चों को पहचान लेता है और बोलता है कि ये 2 बच्चे तो मेरे हैं। कि आप अपने बालक, पड़ोसियों के बालक और इनके सभी बालकों को एक झुंड में बैठा दीजिए। जब हमने कहा कि आप ये बताइए कि रोनी सोनी कौन से हैं जिनके लिए आप रोज कहते रहते हो, तो ये हमारी गोदी से उठा और दोनों रोनी सोनी दोनों बालकों को पकड़ लाया। ऐसे टीटू दूसरा टेस्ट भी पास कर लेता है। इसके अलावा टीटू सुरेश वर्मा की मौत के बारे में भी उमा से बात करता है। वो बताता है कि कैसे उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अब दोस्तों सबसे शॉकिंग रिवेलेशन यहीं पे होता है। सुरेश की ऑटोप्सी रिपोर्ट के अनुसार सुरेश की मौत गोली लगने से हुई थी। सुरेश के सर में 2 गोली के निशान थे। एक गोली का एंट्री पॉइंट था जो राइट टेम्पल के पास था और दूसरा एग्जिट पॉइंट था। जब टीटू के सर को देखा जाता है तो वहाँ पर भी कुछ बर्थ मार्क मिलते हैं। पहला बर्थ मार्क बिल्कुल राइट टेम्पल पर मिलता है जिसका शेप और साइज बिल्कुल गोली के जितना था, और उसके अलावा टीटू के सर पर और भी कई छोटे छोटे बर्थ मार्क मिलते हैं जो गोली के एग्जिट पॉइंट या फिर एग्जिट वाउंड को दर्शाते थे। सुरेश वर्मा की ऑटोप्सी रिपोर्ट से पता चलता है कि गोली सिर के दाएं तरफ पे लगी। हैरानगी की बात है कि टीटू के सिर पे एक जन्म निशान है जो रिपोर्ट के मुताबिक उसी जगह पे है जहां पर सुरेश को गोली लगी। बर्थ मार्क का बिल्कुल उसी जगह पर मिलना जिस जगह पर सुरेश वर्मा को गोली लगी थी, ये कोई छोटा मोटा इंतफाक नहीं था। इस बात से लगभग ये पूरा साबित हो गया था कि टीटू सिंह ही सुरेश वर्मा का पुनर्जन्म है। दोस्तों अब बारी थी सुरेश वर्मा के कातिलों को सजा दिलवाने की। टीटू अक्सर बोला करता था कि उसे पता है कि उसकी हत्या किसने की है। उस समय तक सुरेश वर्मा के पुनर्जन्म का ये मुद्दा देश में चर्चा का केंद्र बन चुका था। हर जगह इसकी ही चर्चा हो रही थी। अब टीटू की डिटेल के आधार पर आगरा कोर्ट ने भी सुरेश वर्मा का केस फिर से ओपन कर दिया था। जिन 2 व्यक्तियों ने सुरेश वर्मा की गोली मारकर हत्या की थी उनमें से एक व्यक्ति के बारे में टीटू जानता था। टीटू ये इन्फॉर्मेशन पुलिस को देता है। पुलिस उस इन्फॉर्मेशन के बेस पर उस व्यक्ति को जब अरेस्ट करके पूछताछ करती है तो उसको पता चलता है कि सुरेश वर्मा की हत्या एक्चुअल में इसी व्यक्ति ने की थी, और इस तरीके से सुरेश वर्मा ने तोरण सिंह के रूप में अपने पुनर्जन्म लेकर अपने कातिलों को सजा दिलवाई थी। दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब जब सच्चाई सबको पता चल गई तो टीटू सिंह आखिर किन के साथ रहने लगा? क्या वो अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स के साथ रहने लगा या फिर अपने प्रीवियस लाइफ के पेरेंट्स के साथ रहने लगा? तो निश्चित ही टीटू सुरेश वर्मा के परिवार से ज़्यादा रिलेट करता था और वो हमेशा से ही आगरा में रहने की जिद करता था। टीटू की माँ भी इस बात के लिए मान जाती है। वो बताती है कि उसके पास 5 और संतान हैं और टीटू अगर अपने प्रीवियस लाइफ माता पिता के साथ रहता है तो उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन दोस्तों क्योंकि टीटू की एज बहुत ही ज़्यादा छोटी थी और अब उमा और टीटू के साथ ऐसा कोई भी रिलेशन नहीं हो सकता जैसा सुरेश वर्मा और उमा के साथ हुआ करता था, तो आखिरकार ये डिसाइड किया जाता है कि टीटू अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स के साथ ही रहेगा। हालांकि टीटू बहुत ही ज़्यादा जिद करता है, लेकिन बाद में उसको कन्विंस किया जाता है ये बोल के कि सुरेश वर्मा के पेरेंट्स और उमा उससे मिलने के लिए बाद विलेज में अक्सर आया करेंगे। आज तोरण सिंह उर्फ टीटू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर का काम करते हैं। वो न्यूरोपैथी और योगा थेरेपी के बारे में पढ़ाते हैं। दोस्तों अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं इसका मतलब है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। प्लीज़ इसे लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे अंदर मोटिवेशन बना रहे और हम ऐसे ही वीडियो और लाते रहे। जय हिंद, जय भारत।